कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। शेयर्स में भी यूज होगा और डिबेंचर्स में भी यूज होगा, तो बड़े ध्यान से करना। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। issue of shares or debentures for consideration other than cash। consideration other than cash मतलब हम शेयर्स, अभी तक हमने क्या सीखा कि हम शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस के लिए पैसा रेज करने के लिए, बिजनेस के लिए पैसा रेज कर रहे हैं बाय इशूइंग शेयर्स। आगे जाके डिबेंचर्स भी इशू करे जाएंगे। दीज आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, आप शेयर्स इशू कर रहे हो। अब जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब उसके कंसिडरेशन में आपको पैसे नहीं मिल रहे, कुछ और मिल रहा है। या तो आप कोई एसेट खरीद रहे हो, मैंने किसी से कोई लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, और मैंने उसे पैसे की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। शेयर्स दे दिए या डिबेंचर्स दे दिए, दोनों ऑप्शन है। अभी हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? शेयर्स पे। अभी हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, तो अभी मैं सिर्फ शेयर्स से रिलेटेड बात करूंगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स में भी आएगा। सेम रूल्स, एग्जैक्टली सेम रूल्स। तो अभी हमें समझ आएगा, तो एडवांटेज होगी कि डिबेंचर्स में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि आप कुछ सामान खरीद रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, या किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। केस वन, when an asset is purchased, when an asset is purchased, हम किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी, कुछ भी, फर्नीचर खरीदा, एटसेट्रा। तो ऐसा भी होता है क्या कि अभी हम मशीन खरीद रहे हैं और शेयर्स दे रहे हैं, आपस में अग्रीमेंट है ना। अब मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मैं आपके पास आया कि मुझे मशीन्स चाहिए, 1 करोड़ की मशीन है, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा 1 करोड़ के, बताओ मशीन देने के लिए तैयार हो? अब वो आपकी कॉल है। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी कंपनी है, फायदा है, तो आपको भी शेयर्स मिल गए। आपका बेनिफिट है कि कंपनी में शेयर होल्डिंग मिल रही है, आगे जाके डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं, शेयर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, आपकी कॉल है। और जो शेयर्स इशू कर रहा है उसके पास पैसे नहीं होंगे एसेट खरीदने के लिए, तो वो दूसरे के साथ ऑप्शन कर दे रहा है उसको कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। दोनों अग्री करेंगे ऑब्वियसली, तभी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो एक केस है व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, और एक सिचुएशन होती है व्हेन अ बिजनेस इज टेकन ओवर। व्हेन अ बिजनेस, व्हेन अ बिजनेस इज टेकन ओवर, आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो। अभी जैसे रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जो भी फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स है ना, उनको रिलायंस के शेयर्स मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग विच दे हैव। कि आपके पास फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स हैं और फ्यूचर ग्रुप को अब रिलायंस ग्रुप टेक ओवर कर रहा है, तो फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिलायंस के शेयर्स मिलेंगे। अब रिलायंस का शेयर फॉर एग्जांपल 2300 का है, फॉर एग्जांपल, चेंज होता रहता है, 2200, 300। फ्यूचर ग्रुप का लेट अस अज्यूम एग्जांपल 500 रुपए का शेयर है, तो 500 रुपए का अगर आपके पास एक फ्यूचर ग्रुप का शेयर है, अब रिलायंस ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो आपके 5 शेयर के बदले, एग्जाम्पल की रिलायंस का 2500 रुपए का है,
आपके 5 शेयर के बदले आपको रिलायंस का 1 शेयर मिल जाएगा। ये सिचुएशन बस आपको ये समझाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी किसी और कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है और उनको पैसे ना देके रिलायंस के शेयर्स दे रही है, ऐसा होता है। तो इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि आप या तो केस वन कोई एसेट परचेज कर रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी। दूसरा, आप पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हो। दोनों सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट होंगी, सिमिलर हैं बट कुछ चीजें अलग हैं। तो हमें क्वेश्चन को रीड करके ध्यान से ये समझ आना चाहिए कि हम कोई एक एसेट परचेज कर रहे हैं या पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो क्या एंट्रीज होंगी पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो एक एक करके हम केस को डिटेल में स्टडी करेंगे। केस वन क्या है? व्हेन एन एसेट इज परचेज, अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, व्हेन एन एसेट इज परचेज, तो क्या होगा? स्टेप वन, calculate the purchase consideration. Calculate the purchase consideration. Purchase consideration का मतलब क्या होता है? Purchase consideration और the amount due. Purchase consideration मतलब आपने वो एसेट खरीदा कितने का, तो calculate the purchase consideration और the amount due. तो एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री जब पास होगी तो ये स्टेप उसी में कवर हो जाएगा। एंट्री नंबर 1, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, जब आपने एसेट खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जो भी आपने एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। लैंड खरीदा तो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अगर हमें नाम नहीं गिवन तो हम वेंडर यूज करेंगे वर्ड, अगर नाम गिवन है तो नाम ही आ जाएगा। फर्नीचर परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू वाई लिमिटेड। लैंड परचेज फ्रॉम राम, तो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू राम। तो ये क्या हो रहा है? तो वेंडर को जब मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है मेरे लिए? ये क्या माना जाएगा? एक लायबिलिटी। क्या माना जाएगा? लायबिलिटी फॉर द कंपनी। अब कंपनी ने इसको पैसे देने हैं। तो स्टेप 1 हो गया, कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। तो जितने से भी हम वेंडर को क्रेडिट कर रहे हैं, दैट इज द अमाउंट पेएबल टू द वेंडर। और द परचेज कंसिडरेशन का आपने एसेट खरीदा कितने का। ओके, अब स्टेप 2 क्या होगा? सेटलमेंट ऑफ दिस लायबिलिटी। स्टेप 2 क्या हो जाएगा? सेटलमेंट ऑफ दिस लायबिलिटी। जो आपने सामान खरीदा उसके पैसे देने हैं ना, तो ध्यान से देखना। स्टेप 2, सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे स्टेप 2 पे क्या हो जाएगी आपकी? एंट्री नंबर 2, जर्नल एंट्री नंबर 2, किस चीज की? फॉर सेटलमेंट। अब ध्यान से देखना, इफ द पेमेंट इज मेड इन कैश, अभी हमने पैसे दे दिए इमीडिएटली, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिटेड टू, कंपनी है तो बैंक अकाउंट लिखना चाहिए। पेमेंट मेड इन कैश मतलब पैसे दे दिए, तो पेमेंट चेक के थ्रू ही होंगी,
वो आएगा ना पेड इन कैश इमीडिएटली, तो आप टेक्निकली यार बैंक अकाउंट होता है, आप बैंक अकाउंट स्लैश कैश अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कंपनीज में एंट्रीज बैंक के थ्रू होती है, ठीक है ना। छोटी छोटी एंट्रीज अलाउड होती है कैश में, या तो हम एसेट खरीद रहे हैं, छोटी ट्रांजैक्शन नहीं है, हम उसको कंपनी के शेयर देने की बातें कर रहे हैं, तो ये कोई 5-10 हज़ार वाली बातें नहीं है। बट थियोरेटिकली क्वेश्चन जो मर्जी बने, आपके लिए एडवाइजेबल है कि बैंक के थ्रू एंट्री पास करना, अगर पैसे इमीडिएटली दे रहे हैं तो। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, इफ द पेमेंट इज सेटल्ड by accepting by accepting a bill by accepting a bill। तो कौन से बिल की बात हो रही है, बिल्स पेबल वाले जो 11th में हमने सीखे थे, कि आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है अभी हम इमीडिएटली पैसे नहीं दे रहे, कुछ टाइम में दे देंगे, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर डेबिटेड टू बिल्स पेबल। आपने बिल एक्सेप्ट करे है इसीलिए आपकी लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने कुछ एसेट खरीदा, अब जो एसेट खरीदा वो सेटल करने के लिए या तो मैं पैसे इमीडिएटली दे दूंगा, दे दिए जी, या मैं बिल एक्सेप्ट कर लूंगा, कर लिया जी। बट यहां हमने सीखना क्या है कि अगर इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, शेयर्स या डिवेंचर्स, अभी हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो उस चीज की एंट्री क्या होगी, काम तो वही है, सीखना तो कॉन्सेप्ट तो वही है, क्या, इफ द लायबिलिटी if the liability towards the vendor, और जिससे भी आपने सामान खरीदा, सामान मतलब एसेट, if the liability towards the vendor is settled through issue of shares, आप उसे अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे रहे हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर डेबिटेड टू, अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर शेयर्स प्रीमियम पे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सारा खेल इसी चीज के लिए है। तो वेंडर डेबिटेड, हर केस में वेंडर क्यों डेबिट हो रहा है, वेंडर इज डेबिटेड बिकॉज इट लीड्स टू डिक्रीज इन लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आप अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हो, कैश दे रहे हो तो भी वेंडर डेबिटेड, बिल एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी वेंडर डेबिटेड, आप शेयर्स दे रहे हो तो भी वेंडर डेबिटेड, अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर खत्म कर रहे हो। अब अगर आप शेयर्स दे रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल will be credited with the face value of the shares issued, face value of the shares issued। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब क्रेडिट होगा if the shares are issued at a premium, if the shares are issued at a premium। ये कॉन्सेप्ट करने में एक वर्किंग नोट यूज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट इस कॉन्सेप्ट का, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्किंग नोट बनता है, वर्किंग नोट का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। जब हम डिबेंचर्स का केस कर रहे होंगे तो सेम चीज में आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। अभी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि आप अपनी लायबिलिटी सेटल कर रहे हो टुवर्ड्स द वेंडर, कितने शेयर्स दे रहे हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल टू द वेंडर, यहाँ पे मैं परचेज कंसिडरेशन भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस,
डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। ध्यान से देखना, इशू प्राइस ऑफ शेयर। इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस हमें मीनिंग वाइज तो पता है, द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग इशूड, बट फॉर्मूले वाइज फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ एनी। अगर तो शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं, पार मतलब जितने के 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू हुआ, शेयर इशूड एट पार, तो प्रीमियम 0 होगा, तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए के शेयर 12 रुपए में इशू हो रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम है, तो 10 रुपए फेस वैल्यू प्लस 2 12, 12 रुपए इशू प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स कि आप वेंडर को शेयर्स दे कितने रहे हो, वो कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट पेएबल टू द वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। अमाउंट पेएबल में ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी के 10 लाख रुपए देने थे और 2 लाख रुपए आपने कैश में दे दिए, तो 2 लाख रुपए तो दे दिए ना, 10 लाख में से 2 लाख गए, बचे 8 लाख। तो जब आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो 8 लाख अब पैसे बचे हैं देने के लिए, उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो अमाउंट पेबल टू द वेंडर आफ्टर डिडक्टिंग पेमेंट ऑलरेडी मेड। अगर कोई पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो कैश में या आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हटाने के बाद जो नेट अमाउंट पेबल है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो नेट अमाउंट पेबल का मतलब समझ आया कि अगर कुछ पैसे दे दिए वो तो दे दिए, जो बच गए वो शेयर्स में दे रहे हो ना। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्या है ये? इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या तो हम शेयर्स दे रहे हैं या डिबेंचर्स। इस चैप्टर में अभी हम शेयर्स की बात करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं कि जब आप शेयर्स दे रहे हो अदर देन कैश, पैसे नहीं है, पैसों की जगह कुछ और मिल रहा है आपको। नॉर्मली हम शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं पैसों के लिए। अब ध्यान से देखना, केस 1, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड। आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, कोई मशीन खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो या फर्नीचर खरीद रहे हो, बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, ये एक सेपरेट केस है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर हम कोई एसेट, सिंगल एसेट परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करो कि लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर है क्या। कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन और द अमाउंट ड्यू, कि आपने पैसे देने कितने हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी? जो भी एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। इफ द नेम इज गिवन तो आप नाम लिखेंगे, अगर नाम गिवन नहीं है तो वेंडर आएगा यहाँ पे। यहाँ ध्यान क्या रखना है? if the name of the other party, if the name of the other party is given, always use that instead of vendor account. Vendor account is to be used only when the name of the party is not given, कि जिससे आप सामान खरीद रहे हो उसका नाम गिवन नहीं है। ठीक है, हो गई स्टेप 1। अब स्टेप 2 कि अब मैंने पैसे देने हैं किसी को, तो वो सेटल कर रहे हैं। तो स्टेप 2 क्या है? सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर। अब वो सेटलमेंट करने के बड़े सारे तरीके हैं। एक कि आप ऑन द स्पॉट पैसे दे रहे हो, टेंशन खत्म, पैसे दिए, तो वेंडर डेबिटेड टू कैश और बैंक। वेंडर डेबिट क्यों हो रहा है? डिक्रीज इन लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी खत्म। कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपका एसेट यूज हो रहा है। कंपनी है, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करनी चाहिए, बट चलता है, बट आई रिपीट, एडवाइजेबल बैंक के थ्रू करना। नेक्स्ट, इफ द पेमेंट इज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल। एक ऑप्शन है कि आपने पैसे दे दिए, दे दिए जी। दूसरा ऑप्शन है कि आपने एक बिल एक्सेप्ट करा, पैसे की जगह क्या करा आपने? बिल एक्सेप्ट करा। जो बिल एक्सेप्ट करा आपके लिए क्या है? बिल्स पेएबल। तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। कंपनी के लिए क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। वेंडर डेबिट क्यों हो रहा है? एक लायबिलिटी कम हो रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस कॉन्सेप्ट का,
कि जो लाइबिलिटी है, इफ द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर इज सेटल्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, पूरा कॉन्सेप्ट ही हम उसके लिए कर रहे हैं कि इफ द लाइबिलिटी सेटल्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स तो क्या होगा। तो वेंडर डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी वर्ड तब यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम, कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। बट ध्यान क्या देना है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल, दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशू। व्हाई? शेयर्स में भी इशूड एट पार और प्रीमियम, पार पे है तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम होगा, अगर प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू कैपिटल अकाउंट में जाती है और जो प्रीमियम है वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है बिकॉज ऑफ सेक्शन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें सेपरेट प्रोविजन है कि आप ये पैसा यूज कहाँ कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है यूजेज पे, इसीलिए हमें वो एक सेपरेट अकाउंट में दिखाना पड़ता है और उसके बाद उसको कहाँ शो करते हैं हम, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में। तो बात की बात है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जितनी बार हम रिकॉल करेंगे उतना हमें अच्छे से याद रहेगा कि बैलेंस शीट में इसको हम कहाँ दिखाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नंबर ऑफ शेयर्स, आप कंपनी जो है शेयर्स दे कितने रही है वो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना चाहिए। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कैसे होगी, नंबर ऑफ शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, ये कंपलसरी है, आपको दिखाना चाहिए आफ्टर द जर्नल एंट्री वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट पेएबल टू द वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल में ध्यान रखना कि अगर हम कुछ पैसे दे चुके हैं या बिल एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो सब माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट पेबल आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से, ना कि फेस वैल्यू। तो अगर शेयर्स आर बीइंग इशूड एट पार तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम होगा। इफ द शेयर्स आर बीइंग इशूड एट प्रीमियम तो इशू प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये केस 1 के एंट्रीज हैं। अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट केस करेंगे जब हम कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमने समझ ली, जर्नल एंट्रीज के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। क्या एग्जांपल है, डीसीसी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी worth rupees 10 lakhs from Reliance Limited, from Reliance Limited। हमने मशीन खरीदी Reliance Limited से। ओके, the amount due was settled as follows। कैसे, केस 1 एग्जाम्पल 1 में, केस 1 थ्रू a check of rupees 10 लाख। ठीक है, एक ऑप्शन है कि हमने चेक से इमीडिएटली पेमेंट कर दी। केस 2 40% थ्रू चेक and 60% by accepting a bill of exchange। ठीक है, केस 3 by issuing shares of rupees
10 each at par by issuing shares of rupees 10 each at par. Case 4, by issuing shares of rupees 10 each at a premium of 25%, at a premium of 25%. Case 1, through a check. Case 2, 40% check, 60% bill. Case 3, shares at par. Case 4, shares at premium. Case 5, 25% through check, 25% through a bill ऑफ एक्सचेंज. मैं सिर्फ बिल लिखूं तो भी उसी की बात हो रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज. एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स एट पार. करते हैं मल्टीपल केसेस. इसमें पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा. फर्स्ट सिचुएशन वाला, अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी अगर हम शेयर्स दे रहे हैं तो अब एक एक करके हम एंट्रीज दिखाएंगे. डीसीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड. अमाउंट वो सेटल्ड एट. अमाउंट के सेटलमेंट की डिफरेंट वेराइटीज हैं, बट वो तो स्टेप 2 होता है. स्टेप 1, परचेज तो करो एसेट 10 लाख की मशीनरी फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड. तो जर्नल एंट्री कैसे दिखाएंगे? लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखना चाहिए. कंपनी का नाम है डीसीसी लिमिटेड. अब हमने जो पहले मशीनरी खरीदी उसके एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिलायंस लिमिटेड. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिलायंस लिमिटेड. आपने मशीन कितने की खरीदी? 10 लाख की आपने मशीन खरीदी. 10 लाख की मशीन खरीदी तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा अमाउंट का कॉलम बड़ा होना चाहिए. 10 लाख है. 10 लाख की मशीन खरीदी. ये तो बेटा कॉमन एंट्री है, इसका केस से कोई लेना देना नहीं है कि सेटलमेंट कैसे होती है, वो तो बात की बात है. तो मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड. आपने रिलायंस लिमिटेड से मशीन खरीदी, दिखा दी मशीनरी. ओके. अब ध्यान से देखना सेटल कैसे हो रही है, वो मेन पॉइंट है. लायबिलिटी. तो केस 1 में क्या हो रहा है? केस 1 में तो हम उसको पैसे दे रहे हैं. पेमेंट इज मेड थ्रू चेक. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. नॉर्मल जर्नल एंट्री. 10 लाख रुपए दे दिए. ठीक है जी. तो लायबिलिटी टुवर्ड्स रिलायंस लिमिटेड सेटल थ्रू इशू ऑफ चेक. यहाँ सिर्फ सिंपल सी नरेशन, चेक इशूड टू रिलायंस लिमिटेड. केस 2, अब आप बिल एक्सेप्ट कर रहे हो तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो एंट्री हो जाएगी रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट. पूरे का पूरा अमाउंट बिल्स के थ्रू है. ठीक है. बिल्स इशूड इन फेवर ऑफ रिलायंस लिमिटेड. ठीक है जी. अब आएगा मजा. केस 1 और 2 तो नॉर्मल है बट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं. केस 3, बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार. तो जब आपको शेयर्स इशू करने हैं तो पहले आपको वर्किंग नोट बनाना चाहिए. वर्किंग नोट क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना. केस 3, अब आप शेयर्स दे रहे हो. ठीक है. तो वर्किंग नोट क्या होगा?
आपको बताया कि जब भी आप शेयर्स दे रहे हो तो वर्किंग नोट में आपको दिखाना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशू। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन और अमाउंट ड्यू। परचेज कंसिडरेशन और अमाउंट ड्यू। परचेज कंसिडरेशन तो होता है आपने खरीदा कितने का, अगर कुछ पैसे दे दिए तो उस केस में फिर अमाउंट ड्यू टू द वेंडर चलता है। इस केस में अमाउंट ड्यू टू द कंपनी डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1 लाख शेयर्स। तो कैलकुलेशन दिखानी चाहिए 1 लाख शेयर्स। अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड 10 लाख रुपए देने हैं, उनकी तो लाइबिलिटी 10 लाख से खत्म होगी। 2 कुछ मेंशन तो नहीं है कि मैंने इक्विटी शेयर्स दिए, ठीक है, सिर्फ शेयर्स दिए, तो क्या हो जाएगा? 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल वैल्यू से क्रेडिट होगी। बोलो सर। केस टू में फुल बिल्स पेएबल है कि 60-40% था। चेक कर लेते हैं। 40 चेक से था, 60 बिल से था। गुड पॉइंट, ध्यान से। इसको क्लोज करता हूँ, फिर मैं उस पर आ जाता हूँ। ओके सर। गुड पॉइंट। शेयर्स दिए हमने, रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, आ गया 10 लाख के शेयर्स। पार है तो कोई प्रीमियम नहीं आएगा, लेकिन नरेशन का ध्यान देंगे। ध्यान से देखना नरेशन क्या होगी, ध्यान से देखना नरेशन क्या होगी। शेयर्स ऑफ 1 लाख शेयर्स, 1 lakh shares of rupees 10 each issued to Reliance Limited। ठीक है ना? 1 लाख शेयर्स, नरेशन में लिखना जरूरी होता है कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं जब भी केस है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलो इसको ठीक कर लेते हैं एक बारी। केस 1, 100% पेमेंट थ्रू चेक, 100% पेमेंट थ्रू चेक, ठीक है जी। केस 2, थैंक यू। केस 2, 40% थ्रू चेक एंड 60% थ्रू बिल। केस 2 में क्या हुआ? 40% थ्रू चेक एंड 60% थ्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ध्यान से देखना, 10 लाख रुपए 40% थ्रू चेक, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 40% मतलब 4 लाख रुपए, तो टू बिल्स पेबल में क्या आ जाएगा? 6 लाख रुपए आ जाएंगे। बस ये फर्क हो जाता है कि अगर कुछ पैसे चेक के थ्रू है और कुछ बिल के थ्रू है, एंट्री सेम रहेगी, कंपाउंड एंट्री पास हो जाएगी। जितना चेक के थ्रू उतना बैंक को क्रेडिट कर दो, जितना बिल के थ्रू उतना बिल को क्रेडिट कर दो। पेमेंट टुवर्ड्स रिलायंस लिमिटेड settled through check 40% and bills payable 60%। तो नरेशन में लिखना चाहिए अगर पार्ट पेमेंट किसी तरीके से है, पार्ट पेमेंट किसी तरीके से है, आपका आंसर और बेटर माना जाता है। केस 1, 100% पेमेंट थ्रू चेक। Case 2, 40% through check and 60% through a bill of exchange. Case 3, 100% payment, 100% payment through issue of
shares at par. अभी तक किसी को कोई भी डाउट कि अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ऑन द स्पॉट चेक से अगर बिल दे रहे हैं तो क्या, और अगर शेयर्स एट पार हैं तो क्या? अभी तक किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, ध्यान से देखना। अब केस 4 इंटरेस्टिंग है। इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, 100% पेमेंट थ्रू issue of shares at premium, issue of shares at a premium of 25%, at a premium of 25%, 100% payment through issue of shares at a premium of 25%. जब भी आप शेयर्स दे रहे हो तो पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स इशू, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशू। फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन और अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। अब इस केस में इशू प्राइस क्या है? 12.50। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। प्रीमियम कितना है? 25%। प्रीमियम कितना है? 25%। प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू। SPR, securities premium reserve, is 25% of ₹10, which is equal to 2.50. Securities premium reserve 2.50, ₹2.50। 25% है तो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? 25% कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, तो ₹2.50। तो 2.50, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा? इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज इक्वल टू 10 प्लस 2.50, विच इज इक्वल टू 12.50। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 1 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 8,000 शेयर्स। तो पहले वाले के एक मिनट, 10 लाख है, सॉरी 10 लाख रुपीज है। 10 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 12.5, तो 80,000 शेयर्स। 10 लाख मैंने उसके पैसे देने हैं, 12.50 इशू प्राइस है, तो क्या है आंसर? 80,000 शेयर्स। आपकी लायबिलिटी 80,000 शेयर्स में ही सेटल हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक शेयर 12.5 रुपीज का है। पहले जब शेयर्स वर इशूड एट पार तो आपको 1 लाख शेयर्स देने पड़े थे। अब शेयर्स आर बीइंग इशूड एट प्रीमियम, तो कम शेयर में काम हो जाएगा ना, तो इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहिए। अब इसको जर्नल एंट्री में दिखाएंगे कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 है, इसको दिखाएंगे कैसे? ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री। रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड। रिलायंस लिमिटेड तो भैया उसको तो 10 लाख रुपए चाहिए, आप जैसे मर्जी दो, तो रिलायंस लिमिटेड तो 10 लाख से ही डेबिट होगी। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। तो कितने शेयर्स हैं? 80,000 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपीज। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी 8 लाख रुपीज से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब 80,000 शेयर्स पे कितना प्रीमियम होगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिखाना नहीं होता। 80,000 इंटू 2.50, तो 2 लाख रुपीज। Share capital is always credited with the face value. Shares cannot be issued at discount. तो यहाँ तो shares par पे होंगे, यहाँ shares premium पे होंगे। तो if 100% payment is through issue of shares at a premium, तो पहले तो आपको premium का amount देखना चाहिए कि 25% है। 25% किसका? Always face value। face value का हो गया। फिर issue price कैसे निकालेंगे? face value plus securities premium reserve 12.50 issue price आ गया। फिर आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, 80,000 आए,
और उसकी जर्नल एंट्री दिखा दी। तो क्या लिखा, लायबिलिटी टुवर्ड्स रिलायंस लिमिटेड सेटल्ड थ्रू इशू ऑफ, एक और लाइन क्रिएट कर देते हैं, सेटल्ड थ्रू इशू ऑफ 80,000 shares of ₹10 each at a premium of 25%। नरेशन में नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में मेंशन करना चाहिए, और अगर प्रीमियम है तो डेफिनेटली प्रीमियम के बारे में भी मेंशन करना चाहिए। केस 4, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। केस 5, आप ये 5 केस कर लेंगे तो जो फर्स्ट सिचुएशन है वो पूरी की पूरी कवर हो जाती है। बट लैंग्वेज को तो किसी भी तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ क्वेश्चन में, बट एंट्रीज इनके बाहर नहीं आ सकती अगर आप ध्यान से कर लेंगे। लास्ट केस, केस 5, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है, कुछ चेक से पेमेंट हो रही है, कुछ बिल से हो रही है, और शेयर्स भी हैं। अब मैंने शेयर्स एट पार दिए हैं, वो शेयर्स प्रीमियम पे भी हो सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक बार प्रीमियम की कैलकुलेशन समझ आ जाए, एंट्री समझ आ जाए, वो एक ही रहेगी। 25% थ्रू चेक, 25% थ्रू अ बिल, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सिंपल एंट्री है, मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देने वाली है। 25% थ्रू चेक, 25% through bills payable, and balance by issuing shares, ओके। पैसे तो 10 लाख रुपए देने हैं। रिलायंस लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। रिलायंस को तो 10 लाख रुपए ही देने हैं हमने, जैसे मर्जी दें। 25% तो 2,50,000 टू बैंक, टू बिल्स पेएबल 2,50,000 थ्रू बिल्स पेएबल, टू शेयर कैपिटल। अब ठीक है, अभी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, बट आएगी तो वैल्यू 5 लाख ही। बट हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। वर्किंग नोट क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। बेटर रहता है, एडवाइजेबल है, अननेसेसरी मार्क्स नहीं कटवाने चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स, अब ध्यान से देखना, अमाउंट ड्यू टू द कंपनी, यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, परचेज कंसिडरेशन हटा के सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ड्यू टू द कंपनी, क्योंकि अमाउंट ड्यू टू द कंपनी अब चेंज हो चुका है। 10 लाख रुपए थे, जिसमें से 2,50,000 चेक के थ्रू गए, 2,50,000 बिल्स एक्सेप्ट करे, बचे 5 लाख। तो 5 लाख रुपीस देने हैं, एट पार है, तो 50,000 शेयर्स में मेरा काम हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल 5 लाख। नरेशन क्या आ जाएगी, नरेशन आ जाएगी लायबिलिटी टुवर्ड्स रिलायंस लिमिटेड settled 25% through bank, 25% through bills payable, and balance through shares at par। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी हमने समझा फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन वी आर इशूइंग शेयर्स फॉर परचेजिंग एन एसेट।